नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकटे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर की विजय अभियानों की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अकबर गद्दी पर तो बैठता है, लेकिन उसके शुरुआती जो 6 से 7 साल उसके जो होते हैं वह उसके नहीं होते हैं, बल्कि बैरम खां और महम अंगा जैसे कुछ लालची लोग उसके अल्प वयस्क होने का लाभ उठाकर अपने पक्ष में बहुत सारे फैसले लेते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अकबर को चीज़ें समझ में आती है और वह स्थिति को आखिरकार कंट्रोल कर लेता है। महामंगा की मृत्यु के साथ ही पेटीकोट या पर्दा शासन समाप्त होता है और 1562 ईस्वी में अकबर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगता है। अकबर का साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे अकबर के उत्तर भारत में जो विभिन्न अभियान हुए उन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। दक्षिण अभियानों को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अकबर मालवा विजय करता है। उसकी जो पहली विजय थी 1560 से 1562 ईस्वी के दौरान। यहाँ का जो शासक था बाज बहादुर और रानी रूपमती। तो यहाँ पर जब भी आप मांडू वगैरह जाओगे तो आपको बाज बहादुर और रानी रूपमती की भव्यता आपको देखने को मिलेगी, उनके महल मकबरे देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में काफ़ी फेमस भी है। दोनों बहुत ही अच्छे लवर के साथ साथ अच्छे संगीतज्ञ भी थे और बहुत अच्छा ये गाना गाते थे। तो यहाँ पर 1560-62 ईस्वी में बाज बहादुर के खिलाफ जो एक अफगान रहता है और बाज बहादुर के पिता इस्लाम शाह शेर शाह के समय पर मालवा का सामंत था और आगे चलकर इस्लाम शाह के समय पर वह स्वतंत्र हो जाता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि बाज बहादुर के खिलाफ वह आदम खां आता है। आदम खां थोड़ा क्रूर टाइप का रहता है और पीर मोहम्मद फिर यहाँ पर आता है, फिर अब्दुल्ला खां उज़्बेक आता है। अब बहादुर शाह दो बाज बहादुर और उनकी पत्नी रानी रूपमती दोनों यहाँ पर संगीतज्ञ थे। रानी रूपमती ने आदम खां के दुर्व्यवहार से आत्महत्या कर ली थी। आदम खां रानी रूपमती से शादी करना चाहता था, उसको पसंद आ गई थी, लेकिन वो ये भूल गया था कि भैया वो पहले से ही किसी से प्यार करती है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला खां उज़्बेक द्वारा बाज को अंतिम रूप से पराजित किया गया तथा मालवा पर अधिकार किया गया। अकबर ने बाज को माफ़ कर दिया तथा मनसब उसको प्रदान किया। बाज का मतलब बाज बहादुर। अकबर ने बाज बहादुर से ही नगाड़ा बजाना सीखा था और इस तरह के प्रश्न बनते हैं कि अकबर ने नगाड़ा बजाना किससे सीखा, उसने ढोल बजाने का अधिकार किसको दिया। इस तरह के कुछ ऐसे फैक्ट भी अक्सर क्वेश्चन में पूछने की संभावना रहती है, तो ये ध्यान रखना। अकबर ने बाज बहादुर जो कि मध्य प्रदेश के जो मांडू क्षेत्र है वहाँ पर से आता है, वहाँ ये बाज बहादुर से ही नगाड़ा बजाना अकबर ने सीखा था। अगला अभियान रहता है मेड़ता 1562 ईस्वी। जयमल जो कि राणा उदय सिंह के अधीन शासक रहता है, यहाँ पर सरफुद्दीन मेवाड़ मेड़ता पर आक्रमण करता है और सरफुद्दीन द्वारा मेड़ता का घेरा डालने पर जयमल मेवाड़ आ जाता है और सैफुद्दीन ने देवोदास को पराजित कर, मतलब जो उदय सिंह जो रहता है जो जयमल रहता है, वह क्या करता है कि उसको लगता है कि भाई मैं हार जाऊंगा, तो वह निकल कर कहाँ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है। और जो किले में बसता है देवोदास, उसको पराजित करता है सैफुद्दीन और फिर यहाँ पर मेड़ता पर अधिकार ये कर लेता है। अब अगला जो अभियान रहता है इनका वह रहता है आमेर 1562 ईस्वी। भारमल या बिहारीमल स्वेच्छा से ये अधीनता स्वीकार करता है और अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की। अब अकबर यहाँ पर अजमेर जाता है, अजमेर शरीफ जो सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर वह जाता है। लेकिन ये भारमल जो रहता है इसको ये लगता है कि भाई ये आक्रमण करने आ रहा है, तो वह पहले ही आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि पहली बार राजपूतों से अगर उसके कहीं अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं तो आमेर के साथ ही हो रहे हैं। भारमल यहाँ पर सरेंडर करता है और अपनी बेटी जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ सांभर में करवाता है। अब ये भी एक फैक्ट है कि जोधाबाई या हरकाबाई दोनों एक महिला थी या अलग महिला थी, ये एक इतिहास में विवाद का विषय है। अब जो भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि हरकाबाई से उनका विवाह हुआ था, लेकिन हरकाबाई को उन्होंने मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दी थी, किसने, अकबर ने। और हरकाबाई की मृत्यु के बाद
जोधाबाई जो कि हरकाबाई की छोटी बहन थी, इनकी शादी हुई अकबर के साथ। लेकिन कुछ जो अन्य इतिहासकार हैं, जो अन्य भारतीय इतिहासकार हैं, जिनका मत बहुमान्य मत है, जो ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि हरकाबाई और जोधाबाई दोनों एक ही थी और इनसे जो उत्पन्न संतान हुई वह था सलीम, जो कि आगे चलकर जहांगीर बनता है। अब ये भी देखना है कि राजस्थान के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो रानियां होती थी वह उनके मायके पक्ष के नाम से जानी जाती थी। जैसे कहाँ से हो तो भाई मेवाड़ की राजकुमारी है, आप कहाँ से हो तो भाई ये कहाँ पर से है, आमेर की राजकुमारी है। तो इस तरह से उनके जो बचपन का क्षेत्र है या फिर जो उनके माता पिता का स्थान है वो नाम उनके नाम के साथ में लग जाता था। तो यहाँ पर राजस्थान के इतिहासकार मानते हैं कि हरकाबाई आमेर की राजकुमारी थी और इनका विवाह होता है अकबर के साथ। और जोधाबाई, जोधा से मतलब हुआ जोधपुर, तो जोधाबाई जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह सलीम अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ होता है। तो ये राजस्थान के इतिहासकार मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकार और जो बहुमान्य मत है वह है कि हरका और जोधा दोनों एक ही थे। हालांकि इस पक्ष पर अभी ज़्यादा सटीक प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इस तरह से प्रश्न नहीं बनते हैं। और जोधा या हरका कौन थी, यह हमारे लिए ज़्यादा विषय का महत्व नहीं है, हमारे लिए अकबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हरका या जोधाबाई कौन थी, इस पर ज़्यादा प्रश्न बनते ही नहीं है, क्योंकि इतिहास के किसी भी विवादित विषय पर जहाँ पर इतिहासकार खुद सहमत न हो कि घटना वास्तविक रूप में कब कहाँ हुई, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में भी ये समस्या खड़ी होती है। कहीं पर उनका जन्म बताते हैं 1627 में और कहीं पर उनका जन्म बताते हैं 1630 में। तो ऐसे विवादित विषयों पर प्रश्न नहीं बनते हैं। अब देखिए गढ़कटंगा क्या था, गोंडवाना 1564 में डी नारायण जो कि अल्पवयस्क थे, वह अपनी माता चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती के संरक्षण में राजा बनते हैं। यहाँ पर अकबर आसफ खां को भेजता है और यहाँ पर रानी दुर्गावती पराजित होती हैं और यहाँ पर फिर वीर गति को प्राप्त होती हैं 1567 से 68 ईस्वी। और ये भी ध्यान रखना कि गढ़कटंगा के इस युद्ध को अकबर के जीवन का कलंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना बड़ा साम्राज्य था, फिर भी उसने एक महिला शासिका को उसने हराया और उन पर यहाँ पर अधिकार कर लिया। 1567 से 68 ईस्वी की बात करें तो चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह के खिलाफ अकबर खुद युद्ध का नेतृत्व करता है। और युद्ध में राणा उदय सिंह की तरफ से, राणा उदय सिंह खुद युद्ध लड़ने नहीं गए थे, राणा उदय सिंह की तरफ से जयमल, फत्ता सिंह और कल्ला राठौड़ युद्ध करने जाते हैं, जबकि अकबर की सेना में अकबर खुद यहाँ पर इस युद्ध में नेतृत्व करता है। राजपूत महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में जौहर करती है और अकबर विजय के बाद जयमल और फत्ता सिंह की अपने आगरा के किले के बाहर इन दोनों की मूर्तियां बनवाता है, क्योंकि वह इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ था। चित्तौड़ का किला दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। लिविंग फोर्ट क्या होता है? एक किला जिसके अंदर बहुत सारे लोग रह सकते हैं, उसके अंदर खेती हो सकती है, उसके अंदर व्यापार वगैरह, उनके जो छोटे छोटे शहर भी आपको मिल जाएंगे। तो जो एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ क्षेत्र और आसपास ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ सुरक्षा के लिए, तो ऐसा फोर्ट क्या कहलाता है? लिविंग फोर्ट। जहाँ पर आपत्ति के काल में या युद्ध के काल में जो दुश्मन अगर आक्रमण करे तो पूरा का पूरा जो शहर है वह उस किले के अंदर जाकर बच सकता है। और उसके अंदर पूरे साधन, मतलब खेती वगैरह होती है, तो आप सोच सकते हो कि उसके अंदर कितने अच्छे साधन उनको मिल सकते हैं। अब अकबर ने विजय के बाद जयमल व फत्ता सिंह की किले के बाहर मोती लगवाई और विजय के बाद उसने फतेहनामा की घोषणा की और चित्तौड़ में संरक्षण पाए आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया। तो ये भी अकबर के चरित्र को कहीं ना कहीं कमजोर बताता है कि उसने विजय कर ली तो आम नागरिकों का इसमें क्या है भाई? तुम राजा हो, दूसरे राजा से तुम्हारा झगड़ा है, वो तुम पर आक्रमण कर रहा है, तुम उसका पलटवार कर रहे हो, तुम जीत रहे हो। लेकिन यहाँ पर आम लोगों का क्या है? क्योंकि आम लोग तो ऐसे रहते हैं कि उनको बस आम रहना है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। अगर उनका शासक जा रहा है तो किसी और के अधीनता वो अपनी जीवन जिएंगे। अगर कोई और फिर उसको हटाकर गद्दी पर बैठ जा रहा है तो उसके अधीन
जीवन जिएंगे। लेकिन यहाँ पर अकबर ने आम लोगों का कत्लेआम करवाया, और हर एक महान व्यक्ति के पीछे भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जो कहीं ना कहीं उसके चरित्र को कमजोर सिद्ध करती है। जैसे अशोक भले ही महान रहा हो, लेकिन उसने कलिंग में न जाने कितने लोगों का नरसंहार करवाया। यही कारण है कि अशोक अपना जीवन तो बदलता है, लेकिन ये कलंक नहीं मिट सकता। और राजनीतिक इसके अलग महत्व है, हमने जब अशोक पढ़ा था तब बात की थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक दो गलती ऐसी होती है जो उसके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं लूज करती है। जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह की फांसी को रुकवाने में उन्होंने प्रयास किए, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुक पाए। अगर वह रुकवा लेते तो हो सकता था कि बहुत सारे हिंसक क्रांतिकारी महात्मा गांधी के पक्ष में आ जाते। लेकिन इसमें कई सारे और रीज़न भी है। भगत सिंह खुद ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अपनी मौत की भीख नहीं मांगना चाहते थे। दूसरी बात यह भी है कि गांधी जी ने इरविन से बात भी की थी। गांधी इरविन समझौता के परिणाम हम देखते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इरविन आदेश देता है कि भैया जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन वो अहिंसक तरीके से अगर काम करते हुए गिरफ्तार किए गए हैं तो उनको रिहा करेंगे। जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने हत्या की है, हम उन्हें रिहा नहीं कर सकते। यही कारण है। और दूसरी बड़ी बात, कहीं ना कहीं भारतीय पक्ष से दबाव बन रहा था। यही कारण है कि 24 मार्च 1931 की तिथि जो फांसी के लिए तय की गई थी, उसके एक दिन पहले 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी युवाओं के मन में, या फिर जो हिंसक प्रवृत्ति के जो आगे क्रांतिकारी हुए, उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि गांधी जी क्यों नहीं रोक पाए। तो व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो जाए, उसके चरित्र में कहीं ना कहीं दाग जरूर लगता है। अब इसके बाद में जयमल व फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर इनकी मूर्तियों को आगरा के बाहर रखवाता है। फिर अगला अभियान हम देखते हैं रणथंभौर या सूरजनहाड़ा। भगवान दास जो आमेर का राजकुमार रहता है, वह विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद सूरजनहाड़ा जो कि रणथंभौर का राजा रहता है, वह अधीनता स्वीकार कर लेता है। हाड़ा ने अपने दो पुत्र दंड और भोज को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने हाड़ा को तबरा, यानी कि जो तबरा वाद्य यंत्र है, उसको बजाने का अधिकार दिया, और यह अधिकार सिर्फ शहजादों को मिलता था। नागौर दरबार 1570 ईस्वी की बात करें तो बिना युद्ध लड़े अधीनता स्वीकार यहाँ पर करने के लिए अकबर ने राजपूत शासकों को आमंत्रित किया। कहाँ पर? नागौर दरबार। नागौर दरबार कहाँ हुआ था? तो नागौर में 1570 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है। अब ये नागौर कहाँ है? तो भैया ये नागौर आपको राजस्थान में मिल जाएगा। नागौर से आपको एक चीज़ भी याद हो जाएगी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इसी नागौर राजस्थान से की थी। और राजस्थान के नागौर में शुरुआत हुई, और राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था। हालांकि इसका और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हम और राजीव गांधी के समय पर देखते हैं, लेकिन शुरुआती सुधार यहाँ पर से हम देखते हैं। अब नागौर दरबार 1570 में हुआ था, और बहुत सारे यहाँ पर भाग लेते हैं, लेकिन चित्तौड़ और उसके सहयोगी यहाँ पर भाग नहीं लेते। हर राय भाटी जैसलमेर का था, राव कल्याणमल बीकानेर का था, और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का घोषित राजा था। अब ये घोषित राजा का मतलब क्या है कि इसके पापा ने तो अपने मरने से पहले ये कहा था कि भाई मेरा छोटा बेटा उदय सिंह अब मेरे बाद सत्ता संभालेगा। लेकिन इसका जो बड़ा भाई रहता है रावचंद्र सेन, वह खुद को वास्तविक शासक मानता है। वह कहता है कि बड़ा मैं हूँ तो भाई छोटा शासन क्यों करेगा, पापा सटिया गए थे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये खुद को राजा घोषित कर देता है। लेकिन जब इसको नागौर दरबार में ये लगता है कि भाई मेरी बात यहाँ पर नहीं बनने वाली, या फिर कुछ अनबन जो भी रहा हो, यहाँ पर से रावचंद्र सेन वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर अकबर की सहायता से मोटा राजा उदय सिंह बन जाता है जोधपुर का अगला राजा, और फिर मारवाड़, जोधपुर, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आगे चलकर ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है अकबर के साथ, अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ यानी जहांगीर के साथ करवाता है। अब मोटा राजा को उसके पिता के उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन उसके बड़े भाई रावचंद्र सेन उसे गद्दी से हटा देते हैं,
और मोटा राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसकी सहायता से राजा बनता है। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जो मोटा राजा उदय सिंह है उसकी पुत्री का विवाह यहाँ पर सलीम के साथ होता है। अब ये वही जोधा भाई है। तो जोधा भाई को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है। कुछ कहते हैं कि जोधा भाई तो भाई अकबर की बहू थी, तो वो उसकी बीवी कैसे हो सकती है। और कुछ कहते हैं कि जोधा बाई हरका बाई ही थी। कुछ कहते हैं कि हरका बाई की छोटी बहन थी जोधा बाई, जो बाद में अकबर की पत्नी बनी। तो यहाँ पर जोधा बाई को छोड़ दो, वरना जोधा बाई हमको ले डूबेगी। अब इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, कालिंजर अभियान 1570 ईस्वी, रामचंद्र के विरुद्ध मजनू खां के नेतृत्व में मुगल सेना आक्रमण करती है और यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, इन्हें विजय मिलती है। गुजरात की बात करें तो 1572 से 1574 के बीच में मुजफ्फर शाह सेकंड के विरुद्ध मिर्जा अजीत कोका और खुद अकबर यहाँ पर युद्ध का नेतृत्व करता है। और इस युद्ध को करने का कारण था कि सामरिक महत्व, अगर ये तट क्षेत्र पर बंदरगाह पर अगर ये अधिकार कर लेते हैं तो इनके पास में समुद्रिक मार्ग भी होगा व्यापार करने के लिए, और इनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। और तत्कालीन जो विद्रोही होते थे, अकबर के जो रिश्तेदार जिन्हें मिर्जा कहते हैं, वो लोग विद्रोह करते थे। और जब उन्हें लगता था कि भाई अब हम पकड़े जाएंगे, तो क्या करते थे कि गुजरात क्षेत्र में जाकर शरण ले लेते थे। और मुजफ्फर सेकंड भी उनको बराबर शरण देता था। तो यहाँ पर अकबर चाहता था कि क्यों ना इसको हम मजा सिखाएं। विजय के बाद यहाँ पर जो मुजफ्फर शाह है वह हार जाता है और उसके बाद में अजीत कोका को यहाँ का प्रमुख बनाता है। अब जब अकबर आगरा जाता है तो मुजफ्फर शाह, जो कि युद्ध में केवल हारा था, हमारा नहीं था, वह फिर से विद्रोह करता है। और अकबर फिर तेजी से 11 दिन में जो लगता है कि 11 दिन में मुजफ्फर शाह की उम्मीद के विपरीत गुजरात पहुंचकर विद्रोह का दमन कर देता है। अब यहाँ पर मुजफ्फर शाह को लगता है कि भाई कम से कम एक आध महीने लग जाएंगे, 20-25 दिन तो फिर भी लगे जाएंगे अकबर को यहाँ तक आने में। तब तक मैं अपनी सेना और मजबूत कर लूँगा और अकबर को हरा दूंगा। लेकिन अकबर बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जिसके कारण मुजफ्फर शाह तैयारी नहीं कर पाता है और फिर वह हार जाता है और फिर उसकी हत्या करवा देते हैं। इस विजय के बाद अकबर खंबात का दौरा करता है और पहली बार समुद्र देखता है। तो यहाँ पर यह भी एक पॉइंट है कि किस अभियान के बाद अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। तो गुजरात अभियान, मुजफ्फर सेकंड के विद्रोह को दबाने के बाद अकबर पहली बार समुद्र को देखता है और यहाँ पर पुर्तगालियों से भी मिलता है। और हम यहाँ तक देख चुके हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने दक्षिण भारत के जो केरल है, कालीकट, वहाँ पर पहुँचकर पहले ही भारतीय व्यापार समुद्रिक मार्ग की खोज कर दी। और अब तक हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पुर्तगाली यात्री हैं वो भारत में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुर्तगाली हैं वो व्यापारिक क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं और उनकी कुछ बस्तियां यहाँ पर बस चुकी है। तो पुर्तगाली द्वारा अकबर के सम्मान स्वरूप कार्टेज दिया जाता है। अब ये कार्टेज क्या होता है, तो ये इस क्षेत्र में स्थापित हो गए थे पुर्तगाली, और जितने भी भारतीय और अरबी व्यापारी यहाँ पर से गुजरते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था कि भाई हाँ, तुम इस समुद्र से गुजर रहे हो, इस रास्ते से गुजर रहे हो, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स था उसको कहते थे कार्टेज। अब इस विजय की याद में अकबर जो सीकरी है, सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। और स्मिथ ने इस अभियान को अकबर का द्रुतगामी अभियान कहा था। अकबर ने यहाँ पर टोडरमल को भू राजस्व व्यवस्था करने को कहा। कहाँ पर? गुजरात क्षेत्र में। तो प्रायोगिक तौर पर या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टोडरमल अपने एक्सपेरिमेंट भू राजस्व में जहाँ पर करता है वह क्षेत्र रहता है गुजरात। बाद में जब टोडरमल रहता है वह गुजरात क्षेत्र में एक अच्छी खासी भू राजस्व प्रणाली को स्थापित कर देता है। तो बाद में फिर इसको अकबर अपने साम्राज्य में लागू कर पाता है। तो पहली बार यहाँ पर यह भी एक प्रश्न है कि पहली बार टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था को कहाँ लागू करता है, तो वो करता है गुजरात क्षेत्र में। गुजरात विजय की याद में राजधानी का नाम सीकरी से बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया जाता है और यहाँ पर गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा बनवाया जाता है। आज भी अगर आप आगरा जाओगे और फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 20 से 24 किलोमीटर दूरी पर है, जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो बुलंद दरवाजा है वो देखने को मिलेगा। अब
पुर्तगालियों ने अकबर को वर्ष में 2 बार कारतूस मुफ्त दिए सम्मान स्वरूप, कि भाई 2 बार अगर तुम्हारे जहाज यहाँ पर से गुजरेंगे तो हम उनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे। और कारतूस क्या था ये मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय और अरबी जहाज़ों से लिए जाने वाला कर या अनुमति। इन्हें कारतूस देना, कारतूस या जो कारतूस को क्या कहते हैं, अनुमति। अगर आपको आज भी टोल टैक्स में क्या होता है, हम टोल टैक्स में पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमको अनुमति दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम यहाँ पर से चले जाओ, जो तुम यहाँ पर से जो सड़क का इस्तेमाल करोगे उसका तुम यहाँ पर टैक्स दे रहा हो। तो उसी तरह से जो कारतूस होता था या फिर जो अनुमति होती थी उसके लिए इनको टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर 2 जहाज फ्री यहाँ पर गुजार सकता था और उसके बाद अकबर को भी यहाँ पर कर देना था। तो यहाँ पर अकबर को पुर्तगाली 2 बार कारतूस देते हैं, साल में 2 कारतूस देते हैं, ये ध्यान रखना। बिहार एवं बंगाल 1574 से 75 ईस्वी दाऊद खां दाऊद खां यहाँ पर रहता है इस क्षेत्र का, मुनीम खां के नेतृत्व में मुगल सेना आक्रमण करती है। और दाऊद खां उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासक था जिसे अकबर द्वारा जीत लिया गया। तो अंतिम अफगान शासक कौन था, वह था दाऊद खां। और पहला अफगान शासक कौन था, वह था बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश की स्थापना करता है। लोदी वंश पहला अफगान वंश था। और दूसरा अफगान वंश हमने देखा शेर शाह सूरी का सूरवंश। अब काबुल की बात करें तो 1580-81 में हकीम मिर्जा, जो कि अकबर का सौतेला भाई था, इसके खिलाफ मानसिंह और अकबर खुद आक्रमण करते हैं, नेतृत्व करते हैं और इस अभियान में हकीम पराजित होकर मारा जाता है। अकबर हाकिम की बहन, जो कि उसकी भी सौतेली बहन थी, बख्तुन्नेसा, उसके नेतृत्व में काबुल का किला सौंप देता है। जब हकीम हकीम यहाँ पर पराजित होकर भाग जाता है, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब हकीम की मृत्यु हो जाती है तो अकबर पूरी तरह से काबुल को अपने राज्य में मिला लेता है। काबुल कहाँ, अफगानिस्तान क्षेत्र में। आज जो अफगानिस्तान है उसकी राजधानी है काबुल। तो इस क्षेत्र तक अकबर का साम्राज्य विस्तार हो चुका था। कश्मीर 1585 से 86 ईस्वी यूसुफ शाह, कासिम खां और भगवान दास यहाँ पर अभियान करते हैं। और ये देखना है कि कुषाणों के बाद, कुषाण में कनिष्क पहला जो शासक होता है जो कश्मीर को जीतता है, उससे पहले हम देखते हैं कि जो अशोक है वह भी कश्मीर क्षेत्र में उसके काल में हम देखते हैं कि जो बौद्ध संगीति वगैरह होती है, तीसरी बौद्ध संगीति। और फिर हम देखते हैं कि जो श्रीनगर की स्थापना अशोक करता है, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कनिष्क है वह इस क्षेत्र को जीत रहा है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अकबर दूसरी या तीसरी बार कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला रहा। हर्षवर्धन ने प्रयास किया था जीतने का, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि वह जीत तो लेता है और राजा को अपने अधीन कर भी लेता है, लेकिन वह राजा को पुनः स्थापित कर देता है और फिर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर अकबर कश्मीर को जीतता है और अपने साम्राज्य में मिलाता है। और इस युद्ध के क्या कारण थे, तो पहला तो राज्य का विस्तार करना था, और उज्बेक शासक जो अब्दुल खां था वह पूर्वी की ओर विस्तार कर रहा था, मतलब भारत की ओर उसके आक्रमण करने की संभावनाएं अधिक थी। इसलिए अकबर कश्मीर को जीत लेता है ताकि उज्बेक जो अब्दुल्ला खां है उसको उत्तर भारत में ही, पश्चिम की ओर ही रोका जा सके। फिर अगली विजय होती है सिंध 1590 से 90 ईस्वी, जानी बेग के खिलाफ अब्दुल रहीम खान एक खाना, जो संत रहीम आगे चलकर बनेंगे, वही यहाँ पर इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं और जीतते हैं। उड़ीसा अभियान की बात करें तो 1590 से 92 निसार खां और इसके खिलाफ मानसिंह जाते हैं। मानसिंह ने निसार खां को 1590 ईस्वी में पराजित कर पुनः इसको यह स्थापित कर देते हैं, लेकिन निसार खां फिर से विद्रोह करता है। तो मानसिंह 1592 तक उड़ीसा को जीतकर पूरी तरह से मुगल राज्य में मिला लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखना कि अकबर के समय पर न केवल अकबर एक बेहतरीन शासक था, बल्कि उसके पास एक से बढ़कर एक सेनापति थे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि अकबर किसी युद्ध में नहीं हारता है और वह सभी युद्धों को जीतता है।
क्यों? क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर योग्य सेनापति थे। बलूचिस्तान की बात करें तो 1595 ईस्वी यहाँ पर पन्नी खां रहता है और मासूम खां के नेतृत्व में मुगल सेना आक्रमण करती है और पन्नी खां को पन्नी में भर के फेंक देती है। इसके बाद में कंधार की बात करें तो 1595 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन, जो कि ईरान के शासक के अधीन यहाँ पर एक सामंत की स्थिति में शासन कर रहा था, तो यहाँ पर जो मुजफ्फर हुसैन रहता है, यहाँ कोई अभियान नहीं होता है, अकबर की सेना कोई अभियान नहीं करती है। यहाँ पर जो यहाँ का किलेदार रहता है मुजफ्फर हुसैन, वह ईरान के शासक के अधीन था, लेकिन ईरान के शासक से उसकी जब अनबन होती है तो वह अपने आप को या फिर कांधार क्षेत्र को स्वेच्छा से मुगलों को सौंप देता है और शाह बेग जो मुगल अधिकारी होता है उसको वह सौंप देता है। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये अकबर के उत्तर भारत के विभिन्न अभियान, वो हमने यहाँ पर समझे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अकबर के दक्षिण भारत में क्या अभियान रहे और दक्षिण भारत के प्रति उसकी नीति किस प्रकार की थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल कीजिए और ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। सही दिशा में सही तरीके से की गई मेहनत आपको सही सफलता दिलाती है। मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद।